Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, Alhamdulillah. Today I am here with chapter number 20. आज हम chapter number 20 start करेंगे and the name of the chapter is aggregate demand and aggregate supply. So let's see what's in this chapter and what we are going to study. Let's move forward. First we need to understand what is aggregate demand and aggregate supply. But before discussing aggregate demand and aggregate supply, we need to understand there are many economic activities, and these economic activities create fluctuations from year to year in the economy, any given economy. So real GDP increases, as we know, in the most of the years. We are talking about the real GDP, not the nominal GDP. So what we understand that real GDP increases in most years, or you may say that in every coming year we expect and we view that and we experience that real GDP is increasing. If we talk about on average, and if we consider US economy in the last 50 years, we can say that the real GDP in US economy has grown by about 3% per year. मीन कि अगर लास्ट 50 इयर्स का हम एनालिसिस करें रियल जीडीपी का यूएस की इकॉनमी का, तो उसमें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि 3% पर ईयर ग्रोथ हुई है, रियल जीडीपी में इंक्रीज़ आया है. सो रियल जीडीपी पर पर्सन हैज़ ग्रोन एट द रेट ऑफ अबाउट 2% पर ईयर ओवर द पास्ट सेंचुरी. और अगर पर पर्सन हम लोग निकालें तो ग्रोथ रेट क्या है, 2% है. सो इन सम ईयर्स नॉर्मल ग्रोथ डज नॉट अकर कॉजिंग आर रिसेशन. अच्छा, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कुछ नॉर्मल ईयर्स में इफ़ देयर इज़ नो ग्रोथ, या हम ये कहें कि ग्रोथ अकर नहीं कर रही, तो इसके अकर ना करने से या ग्रोथ ना होने को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इज एज रिसेशन. इसको रिसेशन कहा जाता है. अब मूविंग टूवर्ड्स अवर रियल टॉपिक, व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है. जीडीपी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. जैसे कि हमें पता है जीडीपी क्या होता है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्पेसिफिक ईयर एंड विद इन अ स्पेसिफिक कन्फाइन ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, किसी भी मुल्क के अंदर जो तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक ईयर्स के अंदर और एक किसी मुल्क के अंदर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम जीडीपी कहते हैं. तो उन तमाम गुड्स और सर्विसेज जो कि एज अ जीडीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी मुल्क में, उसकी डिमांड को हम लोग कहेंगे एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, और इट इज़ एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए मीन्स जीडीपी. सो ये तो बात हो गई एग्रीगेट डिमांड. अब इन्हीं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम सप्लाई की बात करें, क्वांटिटी सप्लाईज को एड अप कर दें तो वो बन जाता है एग्रीगेट सप्लाई. सो एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो नोन एज टोटल आउटपुट. जो सप्लाई होगी इन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो आउटपुट ही होगी ना, टोटल फॉर अ कंट्री. GDP is known as output. So it is the aggregate supply is the total supply of goods and services produced within an economy at a given overall price in a given period. ठीक है, सो ये बात हो गई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की. अब हम लोग जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं. Next, we are going to study the short-run economic fluctuation. What are the fluctuations which we need to experience or which we experience in the short run, being in an economy? Short-run economic fluctuations are like recession, depression, or all those terms which are used in business. But before moving towards these fluctuation, we need to understand what is real income. Real income क्या होती है. Real income वो income होती है जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास बचती है, उसको हम लोग रियल इनकम बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इनकम जो है वो फॉर अ ईयर 5% इंक्रीज़ हुई है, और जब आप उनमें से इन्फ्लेशन निकाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस साल इन्फ्लेशन हुई 2% और आपकी इनकम हुई इंक्रीज 5%. सो 5% में से जब इन्फ्लेशन निकाल देंगे जो कि 2% है, तो बाकी हमारे पास अमाउंट बचेगी 3% इंक्रीज इन इनकम, एंड दैट 3% increase in income is known as real income. So what we understand that real income of an individual or nations after adjusting for inflation, and for example increase in income is 2% a year and inflation for the year is 1%, then your real income only increased by 1%. अगर आपकी 2% increase हुई है इनकम और इन्फ्लेशन 1% increase हुई है, तो 2 में से माइनस कर देंगे 1%, तो बाकी 1% जो है वो आपकी रियल इनकम होगी. यानी कि इनकम में आपका इंक्रीज
डिक्रीज़ जो हुआ है वो 1% एक्चुअली हुआ है। अब हमने बात करनी है रिसेशन क्या होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती हैं। अब रिसेशन जो है वो बिज़नेस में डाउनफॉल है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। आर्जी तौर पे जब बिज़नेस आपका डाउन जाता है, फॉल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। सो व्हाट डज रिसेशन मीन? रिसेशन इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रियल इनकम, जिसके अंदर आपकी रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप रिसेशन में जा रहे होते हो। बिजनेस की फेज़ कौन सी वाली में जा रहे होते हो? रिसेशन में, जिसमें आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं। जब आपके प्रॉफिट डिक्लाइन होते हैं तो इट मीन्स कि आपकी रियल इनकम डिक्रीज हो रही है। तो जब आपका बिजनेस ही डाउनफॉल में जा रहा है तो उससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप डाउन साइजिंग वगैरह करते हो, जिसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन जनरली टू हैव अ फॉल इन जीडीपी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके जीडीपी पे असर पड़ता है और आपका जीडीपी जो है वो फॉल कर जाता है इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। सो बेसिकली रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन है, और इस डिक्लाइन में आपका बिजनेस जो है वो फॉल करता है और उसकी वजह से जीडीपी भी फॉल कर जाती है, और ये मोस्टली लास्ट करता है 2 सक्सेसिव मेन कॉन्टीन्यूस 2 क्वार्टर्स में, ठीक है। साल में जो हमारे पास हैं वो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स आर देयर। तो उन 4 क्वार्टर्स में से मैक्सिमम जो दौरानिया रिसेशन का होता है वो सिर्फ 2 क्वार्टर जितना होता है, यानी कि 6 मंथ्स, ठीक है। तो अब हमने ये समझना है, तो अगर रिसेशन डाउनफॉल होता है तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ स्वेयर रिसेशन विच लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। सो अ डिप्रेशन इज अ स्वेयर रिसेशन, लॉन्ग टर्म डाउन टर्म इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब लॉन्ग टर्म डाउन टर्म आता है, आपका डाउनफॉल आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में या बिजनेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? डिप्रेशन, ठीक है। अब रिसेशन के ऑपोजिट टर्म हमारे पास क्या आएगी? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कौन सा टाइम पीरियड होता है? जिसमें आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही होती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि ऑपोजिट आप बिहेव कर रहे होते हैं, और आपका बिजनेस जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो अब स्वेयर फॉर्म अगर हम करें या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन की हम बात करें तो उसको हम लोग बूम कहते हैं, ठीक है। रिसेशन से रिसेशन की स्वेयर फॉर्म क्या आती है? डिप्रेशन, और एक्सपेंशन की स्वेयर फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या आती है? वो बूम होती है। सो बूम इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन, वेयर एज एन एक्सपेंशन इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग रियल इनकम एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जिसमें हमने देखा कि रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो बूम क्या है। सो नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को बिजनेस साइकिल दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो। हमने बात की एक्सपेंशन की, रिसेशन की, डिप्रेशन की एंड बूम की, ठीक है। ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में जब आप एक्सपेंड कर रहे होते हो, आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही होती है, आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे होते हो, बिजनेस आपका ग्रो कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये पीक को हम लोग बूम भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इससे हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो डाउनफॉल ये टेम्प्रेरी है, डाउनफॉल को हम लोग कहेंगे रिसेशन। ये हमारी बाउंड्री लाइन है। जब बाउंड्री लाइन से नीचे हम चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिप्रेशन। ये 6 मंथ्स का पीरियड है और ये भी 6 मंथ्स का पीरियड है। अब इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हम अगर हमारी फॉल करती जा रही है, बिजनेस फॉल करता जा रहा है, तो वो डिप्रेशन बन जाता है और ये ट्रॉफ है, ठीक है, जो यहाँ पे डिप्रेशन को डिनोट कर रहा है। ये पीक है हमारी, ये बूम है, और ये सबसे ज़्यादा हमारा लोअर पॉइंट है जिसको ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। सो इसी तरह ये बिजनेस साइकिल जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ये तो कुछ बात हुई जो इस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग जिन पे हम लोग बात करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको चैप्टर का। अब हमने जो एक्चुअली बात करनी थी वो हमने बात करनी थी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस पे, और कौन से 3 की फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की है वो तो है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये रेगुलर नहीं होती और इनको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, पहले से एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता। सो फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी आर ऑफन कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज इटसेल्फ एन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होल, और इसके अंदर कौन कौन से स्मॉलर फ्लक्चुएशंस हैं वो हमने अभी बात की। रिसेशन, डिप्रेशन, बूम और पीक, ट्रॉफ,
ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो क्या है, वो ये है कि मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल फ्लक्चुएट टुगेदर। जो ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं ज़्यादातर वो इकट्ठे ही फ्लक्चुएट करते हैं। लाइक जैसे अभी हमने बात की कि आपकी रियल इनकम जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है रिसेशन की वजह से। जब रिसेशन होगा तो रियल इनकम डिक्रीज़ होगी, और रियल इनकम के डिक्रीज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल move together. So the third property of economic fluctuation are as output falls, unemployment rises. जैसे ही output fall करती है तो आपकी unemployment rise कर जाती है, increase हो जाती है। अब हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल। जो पहली प्रॉपर्टी है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, उनको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, क्योंकि बिजनेस साइकिल में डिफरेंट टाइप्स की वो स्टेजेस हैं। ठीक है, और ये स्टेजेस भी फ्लक्चुएशंस, इन स्टेजेस को हम फ्लक्चुएशन ही कहते हैं। जो बात हमने यहाँ पे समझनी है पहले पॉइंट में, वो ये है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कभी भी रेगुलर नहीं होती है, और हम लोग पहले से इनको जांच नहीं सकते, पहले से इनका पता नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी आर ऑफन कॉल्ड बिजनेस साइकिल, एज दिस टर्म सजेस्ट दैट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रिलेट्स द चेंजेस इन द बिजनेस कंडीशन। जो बिजनेस कंडीशन में चेंजेस आ रही होती हैं उनको इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। और व्हेन रियल जीडीपी ग्रोज रैपिडली बिजनेस इज गुड। जब जीडीपी इंक्रीज हो रही होती है तेज़ी से तो कहा जाता है कि बिजनेस अच्छा है। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और इस वक्त कौन सा पीरियड चल रहा होता है बिजनेस साइकिल का, एक्सपेंशन वाली स्टेज चल रही होती है। सो मोस्ट फर्म्स फाइंड दैट द कस्टमर्स आर प्लेंटीफुल, कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, एंड द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन रियल जीडीपी फॉल, जब रियल जीडीपी फॉल कर जाती है ड्यूरिंग रिसेशन के दिनों में जब डाउनफॉल चल रहा होता है, सो हम कह सकते हैं कि बिजनेसेस हैव ट्रबल। ड्यूरिंग सच पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, इसको इकोनॉमिक कंट्रैक्शन भी कहते हैं जब रिसेशन जा रही होती है। एक हमने एक्सपेंशन की बात की थी और इसको ऑपोजिट रिसेशन या कंट्रैक्शन। ठीक है, तो कंट्रैक्शन, सो इसमें क्या होता है, मोस्ट फर्म्स एक्सपीरियंस डिक्लाइनिंग सेल्स एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा होता है। अब आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल कंडीशन या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बिजनेस, और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल और ऑफ बिजनेस साइकिल, इनसे क्या होता है कि हमारा बिजनेस इफेक्ट कर रहा होता है। कभी हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही होती है, मींस इन शॉर्ट कभी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होता है, कभी डिक्रीज़ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी बिजनेस गुड होता है, कभी बिजनेस ट्रबल में होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कभी भी रेगुलर नहीं होती। सो economic fluctuations are not at all regular and they are almost impossible to predict with much accuracy. ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि पहले से इसका जो है तखमीना नहीं लगाया जा सकता। ये तो बात हुई पहली जो हमने कंडीशन की बात की। सो पहली कंडीशन की बात जिस पे हम कर रहे थे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल, उसको अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग एक फिगर देखेंगे। उस फिगर के थ्रू हम लोग ये पहला पॉइंट मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इंसाइट लेंगे। और ये एग्जांपल है 1980 से लेके 1982 की, जिसमें रिसेशन आया था यूएस की इकॉनमी में, और इसका कंपैरिजन किया गया है दूसरे हाथ 1991 से लेके 2001 तक, जिसमें कि कोई रिसेशन नहीं था। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ ये देखिएगा, बात कर रहे थे यहाँ पे, ये देखिए ये जो शेडिड एरिया है, ये शेडिड एरिया हमें शो कर रहा है रिसेशन। जहाँ जहाँ पे ये शेडिड एरिया है वहाँ पे हमने क्या देखना है, रिसेशन। तो अब हम रिसेशन को देखते हुए देखते हैं कि ये जो हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर शो हो रहे हैं, ये जो हमारी इनकम शो हो रही है या रियल जीडीपी शो हो रही है, उसको हमने देखना है कि उसके ऊपर क्या असर होता है रिसेशन में। तो हम लोग ये वाला रिसेशन देखते हैं 2010 का। अगर हम ये देखें तो ये देखें यहाँ पे ये फॉल कर रही है, कितना ज़्यादा फॉल हो रहा है। ठीक है, ये फॉल करती जा रही है। अब जो है ये देखें, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रिसेशन में मोस्टली यही होता है कि फॉल करती है, फिर आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। ये देखिए जहाँ पे ये स्वेयर रिसेशन देखने में आया वहाँ पे ये देखें ये डाउन है, हमेशा डाउन को जा रहा है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये वाली डायग्राम, द रिसेशन आर शोन एज द शेडेड एरिया एंड नोटिस दैट द रियल जीडीपी डिक्लाइन ड्यूरिंग रिसेशन वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ अलग से शो करूँगी और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी अलग से शो होगा। यहाँ पे सिर्फ रियल जीडीपी का ग्राफ शो हो रहा है।
अब इस ग्राफ में देखिएगा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हमने स्पेंडिंग की बात करनी है। तो जब रियल जीडीपी हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही, वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, हमारी डिक्लाइन कर रही है। ये हमारे रिसेशन के टाइम पीरियड में ये देखिए 2010 में हमने देखा था कि हमारी रियल जीडीपी डिक्रीज़ हो रही है, तो अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, जाहिर है कि आप रिसेशन में जा रहे हो, आपकी इनकम कम हो रही है। और इनके अगेंस्ट अगर हम थर्ड ग्राफ देखें जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हमने 2010 में बात की थी कि ये 2010 में रिसेशन है। रिसेशन में ये देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कितनी ज़्यादा हो रही है, ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जब रिसेशन होता है आपकी रियल जीडीपी डिक्रीज़ होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है, लेकिन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, ये देखिए। ठीक है, so now we need to move towards the second property of economic fluctuation or a key fact about economic fluctuation, which is most macroeconomic variables fluctuate together. अभी जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक जो हैं वेरिएबल्स वो कौन से थे, रियल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो मैक्रो लेवल का वो है वेरिएबल, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही वेरिएबल है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम इसको स्टडी करते हैं। तो हमने इन तीनों को देखा कि ये अकॉर्डिंगली तीनों जो हैं अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं। रियल जीडीपी डिक्रीज़ होने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुई, और इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज़ होने की वजह से जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, आप न्यू प्रोजेक्ट ही नहीं रन कर रहे, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, लोग क्या काम करेंगे जब प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही। सो क्या है, जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट करते हैं ऑलवेज टुगेदर। सो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन रियल जीडीपी फॉल्स इन अ रिसेशन सो डू मैनी अदर वेरिएबल्स। जैसे रियल जीडीपी फॉल कर जाती है रिसेशन के दौर में या रिसेशन के टाइम पीरियड में, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनी अदर वेरिएबल्स ऑल्सो फॉल और इंक्रीज़। ठीक है, उसके डिक्रीज़ होने की वजह से बाकी वेरिएबल्स भी जो हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं। जैसे पर्सनल इनकम है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, और कंजम्पशन स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी, रिटेल सेल्स, होम सेल्स, ऑटो सेल्स एक्सेट्रा। हाउएवर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट अ लॉट मोर दैन एनी अदर वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, इवन तो इन्वेस्टमेंट इज़ अबाउट 1/7 ऑफ जीडीपी, मच ऑफ द फॉल इन जीडीपी ड्यूरिंग रिसेशन इज़ ड्यू टू द फॉल इन द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। वो ये कह रहे हैं कि जीडीपी का 1/7 पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिनोट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है, वेरिएबल जो फ्लक्चुएट करता है, वो इन्वेस्टमेंट का वेरिएबल है, जो कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा फॉल कर जाता है। ठीक है, जब रिसेशन आता है, जीडीपी में जो फॉल आता है ड्यूरिंग रिसेशन, वो हमेशा कहा जाता है कि फॉल जो जीडीपी में आ रहा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के डिक्रीज़ होने की वजह से होती है। यानी कि रियल जीडीपी में जो डिक्रीज़ आता है वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के फॉल होने की वजह से ही आता है। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे डिक्रीज़ हो रही है, ये टेबल मैं आपको पहले भी शो कर चुकी हूँ। ठीक है, इसको आपने देख लिया है, हमने एक्सप्लेन भी कर लिया, इस पर बात भी कर लिया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे, जो कि कहती है कि एज आउटपुट फॉल्स, जैसे आउटपुट फॉल करेगी मीन जीडीपी फॉल करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज कर जाएगी। अब हम लोग बात ये कह रहे हैं कि रियल जीडीपी जब डिक्रीज़ हो रही है, जब रियल जीडीपी डिक्रीज़ हो रही है मींस के कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन स्मॉलर लेवल पे कर रही हैं, या कम प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ों की आउटपुट कम बनाई जा रही है। तो जब प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन स्मॉलर स्केल पे हो रही है, या प्रोडक्शन में फॉल आ रहा है, तो उसकी कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, या फर्म ऑनर क्या करते हैं, कॉरपोरेट ऑनर क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, डाउन साइज करते हैं। ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट ही स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उतनी ही लेबर हायर करती हैं। सो काफ़ी सारी लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में चली जाती है। किसकी वजह से, जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के आने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। सो चेंजेस इन द इकोनॉमीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन चेंजेस इन द real GDP are strongly correlated with the changes in the economy's utilization of its labor force। जो ये चेंजिंग आती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी की आउटपुट में, वो स्ट्रांगली रिलेट करती हैं चेंजेस जो कि इकोनॉमी की लेबर फोर्स की यूटिलाइजेशन में आती हैं, कि लेबर फोर्स कितनी यूज़ होगी, वो इस पर डिपेंड कर रही होती है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि व्हेन रियल जीडीपी डिक्रीजेस और डिक्लाइंस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं।
So this fact is hardly surprising when the firm choose to produce a smaller quantity of goods and services. They lay off workers and expanding the pool of unemployment. वो lay off कर देते हैं वर्कर और इससे क्या हो जाता है, आपका expand कर जाता है pool of unemployment. In easy words, आपकी unemployment increase कर जाती है, ठीक है. और अनएम्प्लॉयमेंट की ये स्लाइड है जो कि हमने पहले इस पर डिस्कस कर लिया है कि रिसेशन के टाइम पीरियड में जो है वो किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है हर जगह पे जब जब रिसेशन आता है. और क्यों? क्योंकि फॉल आ रहा होता है हमारा आउटपुट में. अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो ये है कि एक्सप्लेनिंग शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इसमें हमने ये बात करनी है कि किस तरह से शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है. अब शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल यूज़ किया जाता है जो कि कहलाता है मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. और ये वो वाला मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किया है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट रन में. और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि प्राइस लेवल यानी कि प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, प्राइस और जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होती है ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की फोर्सेस को बैलेंस में लेके आती हैं. बैलेंस में मीन इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके आती हैं. सो हम लोग कह सकते हैं द मॉडल दैट मोस्ट इकोनॉमिस्ट यूज टू एक्सप्लेन शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो एडजस्ट करती हैं टू ब्रिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इनटू बैलेंस, जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बैलेंस में लेके आती हैं. सो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का वो फोकस करता है दो वेरिएबल्स के ऊपर या दो वेरिएबल्स के बिहेवियर के ऊपर. पहला वेरिएबल कौन सा है? इकोनॉमीज आउटपुट यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. एंड सेकंड वेरिएबल कौन सा है? एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस यानी कि प्राइस लेवल. और इकोनॉमीज आउटपुट जो है वो मेजर की जाती है रियल जीडीपी से और एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस जो हैं या प्राइसेस जो हैं लेवल ऑफ प्राइसेस उनको मेजर किया जाता है सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू. ठीक है. अब हमने नोटिस ये करना है दैट द आउटपुट इज़ अ रियल वेरिएबल वेयर एज द प्राइस लेवल इज़ अ नॉमिनल वेरिएबल. यानी कि अब हमने इस मॉडल में ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं दोनों वेरिएबल एक दूसरे से डिफरेंट है. मीन एक रियल वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि जीडीपी, और दूसरा कौन सा है? नॉमिनल वेरिएबल है विच इज़ प्राइस लेवल. सो अगर हम इस रिलेशनशिप पे फोकस करें, इन दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप हम लोग इस मॉडल में पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों के रिलेशनशिप से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्लासिकल एजम्पशन जो है इकोनॉमिक्स की उससे हम दूर जा रहे हैं. और क्लासिकल एजम्पशन इकोनॉमिक्स की क्या है कि रियल एंड द नॉमिनल वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड सेपरेटली, कि इनको हमने सेपरेटली स्टडी करना होता है, ठीक है. लेकिन इस मॉडल में हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं साइड बाय साइड या इन रिलेशन. अब यही बात जो हमने मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात की, इसको हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं. लेफ़्ट साइड पे आपको पता है जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर प्राइस होती है और राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होती है या क्वांटिटी होती है, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ की एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सेम लाइक डिमांड कर्व. और देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है. उससे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रही है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन है. व्हाट मींस एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेड इन यूएसए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये हमने पहले बात कर ली है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. इसको हम हटाते हैं, हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ने यहाँ पे क्या किया, आपस में इंटरेक्ट किया. और जब उन्होंने इंटरेक्ट किया मीन क्रॉस किया एक दूसरे को, तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आया. और स्क्रीन पे अभी आपको जो डेफिनेशन शो हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई की है या एग्रीगेट सप्लाई कर्व की है. आप ये भी कर सकते हैं या जो डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में करवाई है आप वो भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है, ठीक है. तो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट. मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, देखिएगा. लेफ्ट साइड पे इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है एंड राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट. सो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके इंटरसेक्शन से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आता है, ठीक है. सो इंटरसेक्शन ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड द एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिटरमिन्स द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस लेवल. ये किसकी बात हो रही है? शॉर्ट रन की. ये आपने ज़रूर याद रखना है. यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रन टाइम पीरियड के लिए या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या शॉर्ट रन के लिए ये वर्क करता है.
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हेयर, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, और जिसमें हमने स्टडी किया द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर, जो कि अभी हमने लास्ट फिगर में देखा कि वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हेयर इट इज़, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे इन डिटेल। एग्रीगेट डिमांड कर्व शो क्या करता है, मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू मीन उसकी जो प्राइस है, ठीक है, वही जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, सब फर्म्स ने जो प्रोड्यूस किए, ठीक है, गवर्नमेंट ने, फॉरनर्स ने, और ये क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं या फर्म्स हैं या गवर्नमेंट हैं या फॉरनर हैं जो इनको ख़रीदना चाहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप वो कर लीजिएगा जो पहले शो हुई है, अगर आपको इजी लगे ये कर लीजिएगा या वो कर लीजिएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व की जब बात करनी है तो हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों करता है, और इस पे बात करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि जीडीपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। जीडीपी मींस वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच वॉज डिनोटेड बाय जीपी, और सिंपली जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड एक्स। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब चेंज आता है प्राइस लेवल में तो वो मूव कर देती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और वो क्यों होती है, इसको हम लोग आंसर करने के लिए पहले हम ये अपनी बेस बना रहे हैं। सो व्हाई डज द चेंज इन द प्राइस लेवल मूव्स द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन which means that the y aggregate demand curve slopes downward. So to answer this question, it is useful to recall that an economy's GDP, which we denote by y, is the sum of its component, and the components are consumption, investment, government purchases G, and the net exports NX. Y is equal to C plus I plus G plus MX. ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ GDP है, कंपोनेंट्स ऑफ GDP है। अब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं GDP को, या अगर हम यहाँ पे अपने सवाल को आंसर देना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे मिल के क्या बना रहे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, या कंट्रीब्यूट किसकी तरफ कर रहे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ हमने कांस्टेंट ले लेनी है, हमने समझना है कि वो जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है, विच इज़ जी मीन गवर्नमेंट परचेजेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इसको फिक्स हम लोग कर रहे हैं। सो ईच ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट्स टू द एग्रीगेट डिमांड। ये सारे जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये एग्रीगेट डिमांड को कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर नाउ वो हम लोग इज्यूम करेंगे दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फिक्स बाय द पॉलिसी। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है यानी कि जी जो है वो फिक्स बाय पॉलिसी है। सो द अदर 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्पेंडिंग लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर ऑन द प्राइस लेवल, या प्राइस लेवल पर ये डिपेंड कर रहे हैं। हमने ये बात करनी है कि जो बाकी 3 वेरिएबल्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, वो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो therefore to understand the downward slope of the aggregate demand curve, we must examine how the price affects the quantity of the goods and services demanded for consumption, investment and the net export. अब हमने ये जो समझना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके लिए हमने एग्जामिन ये करना होगा, हमने ये देखना होगा कि प्राइस लेवल किस तरह से इफ़ेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिमांड की जाती हैं फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ तो हमने ये चेक करना है कि प्राइस लेवल किस तरह से इफेक्ट करता है कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को और नेट एक्सपोर्ट्स को। यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग या जी वाला आंसर नहीं ले रहे, क्योंकि हमने ये बात की, हमने ये ज्यूम कर लिया, हमारी ये जम्पशन है कि जी जो है वो फिक्स्ड है बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। सो जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शो कर रही होती है, और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो मिलके बनी है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जहाँ पे हमने कंसिडर किया कि जी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, यानी कि इसके ऊपर हमने आंसर नहीं देखना। अच्छा, अब ये देखिएगा ये P1 और Y1 है। Y1 मीन्स क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, इस पॉइंट पे। और अब मैंने एक और पॉइंट ड्रॉ किया है जहाँ पे P2 और Y2 आ गया है। अब यहाँ पे समझना जो है हमने वो ये समझना है कि प्राइस P1 से P2 की तरफ मूव की है, यानी कि प्राइस जो हुई है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, और देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन प्राइस लेवल,
ठीक है, ये तो बात होगी। अब हमने एक और चीज़ नोटिस की कि जब हम इस पॉइंट से पॉइंट ए फॉर एग्जांपल से हम पॉइंट बी की तरफ मूव किए तो y1 से हमारी क्वांटिटी चली गई y2 पे, तो इससे हमारे पास क्या आया, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। आपने ये देखा कि जब प्राइस डिक्रीज हुई तो इंक्रीज हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, यानी कि ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो ये ऑपोजिट मूव करने की वजह से ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो वी कैन से दैट देयर आर 3 रीजंस फॉर दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी का है कि प्राइस कम हो रही है तो ये इंक्रीज हो रहा है। दोज 3 रीजंस इफेक्ट्स स्टिमुलेट स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन। अब ये जो 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इससे क्या होता है, ये इफेक्ट करता है हमारी स्पेंडिंग को। ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन के ऊपर हो रही होती है उसको तेज़ करता है, स्टिमुलेट्स स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये स्टिमुलेट कर देता है, उनको तेज़ कर देता है हमारी जो स्पेंडिंग हो रही होती है। और इस स्टिमुलेशन की वजह से ये जो ज़्यादा कर रहा है हमारी स्पेंडिंग को, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट मीन्स अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। जब स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है किसी चीज़ पे, तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। Now we will move toward the 3 reasons due to which the aggregate demand curve slopes downward. Number 1 is the wealth effect. A lower price level boosts consumption spending by the household. जब प्राइस लेवल कम होगा तो इससे क्या है कि कंजम्पशन स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ इफेक्ट। और वेल्थ इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड होगा इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस लेवल हमारा कम होगा तो इसके प्राइस लेवल के कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इसको भी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। दैन कम्स द एक्सचेंज रेट इफेक्ट। और एक्सचेंज रेट इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस लेवल लो होता है तो उसके लो होने की वजह से नेट एक्सपोर्ट्स हमारी बूस्ट कर जाती हैं, मीन्स इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, ये 3 रीजंस हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि इन 3 रीजंस की वजह से एज अ रिजल्ट लोअर प्राइस लेवल बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बूस्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन विच इज़ नोन एज वेल्थ इफेक्ट।